जय हिंद। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग असहयोग आंदोलन को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हम लोग खिलाफत आंदोलन पूरा खत्म कर दिए थे। असहयोग आंदोलन का परिचय हम पिछली वीडियो के अंदर देख चुके थे और भी जो मांगे थी असहयोग आंदोलन की वो सब काफी चीजें देख चुके थे। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसी वीडियो के अंदर समझेंगे। देखिए, दिसंबर 1921 के अंदर प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया आ रहे थे। प्रिंस ऑफ वेल्स एक जगह है इंग्लैंड के अंदर, मतलब इंग्लैंड का एक अलग पार्ट है पर इंग्लैंड के अंदर ही आता है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर आता है। तो वहां के जो प्रिंस थे राजकुमार, वो इंडिया में घूमने आ रहे थे। उस समय में इंडिया के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो जब प्रिंस ऑफ वेल्स इंडिया आते हैं तो उस समय उनका स्वागत खाली सड़कों से किया जाता है। प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत करने के लिए इंडिया में कोई भी इंडियन आता ही नहीं है, सिर्फ ब्रिटिश ट्रूप्स वगैरह थे। ये सब देख करके प्रिंस ऑफ वेल्स को हल्का बेइज्जत फील होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहा था तो सब लोग विरोध प्रदर्शन के लिए चले गए थे। मतलब ये रोड वगैरह है, उसके आजू बाजू में सारी दुकानें लगी हैं, दुकानें पूरी बंद है, रोड पूरा बंद है। जितने भी लोग हैं वो सब लोग आंदोलन करने गए हैं किसी एक मैदान के अंदर। सभी लोग नॉन वायलेंस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सभी लोग उस समय गांधी जी की बात मान रहे थे, कोई भी हिंसा नहीं कर रहा था। पर अभी एक हिंसक विरोध भी आएगा, वो मैं आपको चौरी चौरा हत्याकांड समझाता हूँ। अभी जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत से वापस इंग्लैंड चले गए, उस समय में भारत के जितने तमाम बड़े नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया था। उनको कहा गया था कि जो प्रिंस ऑफ वेल्स से वो भारत से नाखुश होकर के गए हैं। इसके अंदर आपकी बड़ी गलती है, क्योंकि आप ही ने लोगों को अपनी दुकान वगैरह बंद करके विरोध करने के लिए कहा था, तो इसीलिए बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। अब आता है फरवरी 1922। इसके अंदर गांधी जी के दिमाग में सविनय अवज्ञा आंदोलन की सोच आ रही थी। गांधी जी सोच रहे थे धीरे धीरे कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन को चालू करेंगे, क्या क्या उसके अंदर स्टेप्स लेंगे। फिलहाल सोच रहे थे, वो किसी को इसका इजहार भी नहीं किए थे। फरवरी 1922 मतलब शुरुआत के अंदर गांधी जी सोच रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू करना चाहिए। अब असहयोग आंदोलन में उतनी तीव्रता नहीं रही है। और उसके अंदर एक इंसिडेंट हो जाता है 5 फरवरी 1922 को, चौरी चौरा हत्याकांड। बड़ा हत्याकांड था, एक बहुत बड़ी चीज हुई थी इंडिया के अंदर। क्या हुआ था देखिए, यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसके पास एक जगह है चौरी चौरा। आज एक चौरी चौरा एक्सप्रेस भी चलती है, ट्रेन है। उस चौरी चौरा जगह के ऊपर 4 फरवरी को कुछ लोग अहिंसक प्रोटेस्ट कर रहे थे, बिना हिंसा के प्रोटेस्ट कर रहे थे, आराम से प्रोटेस्ट सभी लोग कर रहे थे। पुलिस वालों ने प्रोटेस्ट करने वालों को धमकी दी, अगर आप लोग ये जगह खाली नहीं करोगे तो हम आपके ऊपर गोली चला देंगे। अब प्रोटेस्ट करता तो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस ने गोली चलाने की बात की। फिर भी हमारे प्रोटेस्ट करता काफी ज्यादा एकदम मतलब मजबूत थे, वो नहीं हटे। और कुछ देर बाद पुलिस वालों ने एक लड़के को गोली मार दी वहां से। अब सभी लोग गुस्सा हो गए कि जब हम लोग अहिंसक प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो आपने गोली क्यों चलाई। इस गुस्से के अंदर आके जो जितने भी प्रोटेस्ट करता थे वो सभी लोग गुस्से में आकर के जो पुलिस चौकी थी उसके अंदर 22 पुलिस वाले और एक अधिकारी भी इंग्लिश था। और 22 पुलिस वालों में से कम 12 लोग तो भारतीय ही थे, क्योंकि उस समय पुलिस के अंदर भी ज्यादा भारतीय ही होते थे। जो अंग्रेज होते थे वो ऊपर के पोस्ट पे बैठे रहते थे। तो अधिकारी एक अंग्रेज था और उसके अंदर लगभग आधे तो भारतीय ही थे। ये लोग जब प्रोटेस्ट करता के ऊपर गोली चला दिए, तो जब प्रोटेस्ट करता बहुत गंभीर हो गए, जब इनको मारने की बात आ गई, तब ये लोग डर करके जाके जेल के अंदर बंद हो गए। मतलब क्या किए कि पुलिस स्टेशन के अंदर गए, उसके अंदर जेल से अंदर से कड़ी मार लिए। इन लोग को लगा कि ये बच जाएंगे, तो उनसे दूर हो गए। पर फिर प्रोटेस्ट करता लाए मट्टी तेल, बाहर से पूरा मट्टी तेल फेंक दिए और जला दिए पूरा पुलिस स्टेशन। 22 पुलिस वाले, एक अधिकारी जगह पे जल के खत्म हो गए। इसके अंदर हिंसा हो गई थी और गांधी जी ने कहा था आपको हिंसा नहीं करनी है। इस इंसिडेंट के बाद गांधी जी बहुत ज्यादा दुखी हो गए, बहुत निराश हुए गांधी जी। टेंशन में आके गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था। अब कई लोगों ने कहा कि इस सिचुएशन के अंदर जब पूरा देश एक साथ होकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा है, तो आपने असहयोग आंदोलन को वापस ही क्यों लिया। तमाम बड़े नेताओं ने इसकी निंदा की गांधी जी की। पर गांधी जी थे, दूरदर्शी व्यक्ति थे।
वो जानते थे गांधी जी कि अगर अभी हम पीछे नहीं लेंगे तो अंग्रेज सभी लोगों को दबा सकते हैं, इसलिए गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। इसके बाद ये सब मुद्दा शांत हो गया। अब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो सोच लिए थे उसके अंदर उनको हल्का सा धक्का पड़ता है। कुछ दिन के लिए वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की सोच रहने देते हैं, कुछ दिन नहीं सोचते हैं और देश का माहौल थोड़ा बनाते हैं। उसके बाद वापस सविनय अवज्ञा आंदोलन की सोच आती है और पूरा जब गांधी जी प्लानिंग कर लेते हैं तो 11 डिमांड रखते हैं अंग्रेजों के सामने। हिंदी में उसे 11 सूत्रीय मांगे भी कहते हैं। इस 11 सूत्रीय मांगे के अंदर किसान, आम जनता और पूंजीपति को पूरी तरीके से मतलब इनके लिए बेनिफिशियल थी ये 11 डिमांडें। सबसे ज़्यादा ध्यान दिया किसानों के ऊपर, क्योंकि किसान एक मेजोरिटी में थे इंडिया में। आम जनता, जितने भी जनता है उनके लिए फायदे की बात लिखी हुई थी 11 डिमांड में, और पूंजीपति जो अमीर लोग थे उनके लिए भी अच्छी बातें लिखी गई थी। मतलब शॉर्ट में कहें तो भारत की सारी जनता एक हो जानी चाहिए, ऐसी थी ये 11 सूत्रीय मांगे। अच्छा, देखते हैं अब किसान जो थे वो 11 सूत्रीय मांगे से खुश क्यों थे, उनके लिए क्या लिखा गया था। गांधी जी ने लिखा था रिड्यूस सॉल्ट एक्ट। सॉल्ट एक्ट उस समय चलता था। सॉल्ट एक्ट क्या होता था, तो देखिए पहली बात तो जो थी नमक पर एकाधिकार समाप्त करने की। अंग्रेज लोग जो थे वो लोग नमक स्वयं ही बेचते थे। भारतीय लोगों को नमक बेचने के लिए मतलब उनको बेचने ही नहीं देते थे, और नमक बेचने में ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है। एक ज़मीन लेनी है, उसके अंदर पानी भर देना है, और जब गर्मी से इवेपोरेशन प्रोसेस से पानी ऊपर उड़ जाएगा तो नीचे नमक बच जाएगा। अब उस नमक को कोई भी भारतीय किसान आराम से बेच सकता है, मुनाफा कमा सकता है। पर अंग्रेजों ने क्या कहा कि सॉल्ट एक्ट के अंदर क्या था कि भारतीय लोग नमक की खेती नहीं कर सकते हैं। और दूसरा चीज, नमक के ऊपर एकाधिकार था, नमक सिर्फ ब्रिटिश कंपनी ही बेचेगी। एक और चीज थी सॉल्ट एक्ट के अंदर, नमक के ऊपर बहुत ज्यादा कर लगाया गया था, बहुत ज्यादा टैक्स था। पहली बात, अंग्रेज लोग हम लोग को नमक उगाने नहीं दे रहे थे, मतलब उगाना मतलब उसकी खेती नहीं करने दे रहे थे। दूसरी बात, जो नमक ये बेच रहे थे बहुत ज्यादा महंगा होता था, उसके ऊपर भयानक टैक्स लगा दिया जाता था। अब भारतीय इंसान खाए तो खाए क्या, नमक एक ऐसी चीज है जो हर भारतीय के खाने में जरूरत होती है, और नमक के अंदर आयोडीन भी होता है, तो शरीर के जो जोड़ होते हैं, जो हड्डियां होती है, उनको मजबूत करने के लिए भी नमक जरूरी है। और भारत का आम नागरिक उस समय तो जीडीपी की एकदम हालत बेकार थी, पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी। उस समय का आदमी नमक खाए तो खाए कैसे। किसान के लिए एक और बात, लैंड रेवेन्यू में 50% की कमी। देखिए उस समय ना लैंड रेवेन्यू होता था, मतलब आप जितनी जमीन होल्ड करते हैं उसका एक रेशियो दिया जाता था कि जितनी जमीन आपके पास है आपको इतना टैक्स भरना पड़ेगा। उसके अंदर गांधी जी ने कहा कि 50% कमी करो। आपने जो टैक्स दिया है वो जो किसान ने कमाया है उससे ज्यादा उसको टैक्स भरना पड़ता है, उसके लिए उसको कर्जा लेना पड़ता है, और वो कर्जा भरने के लिए दूसरे से कर्जा लेना पड़ता है। तो इसीलिए गांधी जी ने कहा कि ये जो लैंड रेवेन्यू है उसके अंदर 50% की कमी की जाए। आपको लगता है ये सब मांगे ब्रिटिश लोग मानेंगे? क्योंकि इसके अंदर तो अब ब्रिटिश लोग का नुकसान हो जाएगा ना अगर ये सब नहीं करेंगे वो लोग तो। और आगे देखते हैं पूंजीपति। पूंजीपति के लिए कौन सी ऐसी बातें थी जिसको मतलब 11 डिमांड के अंदर रखा गया था। पहली चीज है विदेशी आयात कम किया जाए। देखिए क्या होता था कि उस समय के अंदर विदेश से जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने के बाद विदेश से जो कपड़ा आता था वो मशीन वगैरह से बना हुआ होता था। जो भी चीजें आती थी, सिर्फ कपड़ा नहीं, जो भी चीजें आती थी वो मशीन से बना हुआ होता था। मशीन से बनाने के लिए क्या होता था कि लागत कम आती थी बनाने के लिए, तो इंडिया के अंदर जो विदेशी कंपनी आके सामान बेचती थी वो कम दाम में बिकता था, और जो भारतीय लोग करते थे वो हाथ से बनाना पड़ता था। हाथ से करना है तो उनको लेबर चाहिए रहेंगे, लेबर को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसके लिए जो भारतीय सामान होता था वो ज़्यादा महंगा होता था, जो विदेशी सामान होता था वो सस्ता मिलता था। तो सभी लोग विदेशी सामान खरीदते थे। भारत के जो पूंजीपति होते थे उनकी कमाई नहीं हो पाती थी, इसीलिए गांधी जी ने क्या कहा कि विदेशी आयात कम किया जाए, विदेश से जो हम इंपोर्ट करते हैं उसको कम करो, भारत के जो पूंजीपति है उनको ऊपर उठने दो। गांधी जी भी गुजराती, और जितने पूंजीपति पहले से ऐसा है कि पूंजीपति ज्यादातर गुजरात से ही उठते हैं। आज भी आप देखेंगे ज्यादातर जितने भी बिजनेसमैन हैं इंडिया के वो गुजरात से आते हैं। आगे देखिए विदेशी चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाओ।
अब इन्होंने कम करने कहा था, जो विदेशी सामान आएगा वो कम आएगा, और जितना कम सामान आएगा ना उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा कर दो। इंपोर्ट ड्यूटी क्या होता है? इंपोर्ट मतलब होता है आयात, मतलब कोई सामान आप विदेश से भारत के अंदर मंगा रहे हो, तो अगर कोई कंपनी है इंग्लैंड के अंदर, जब वो इंग्लैंड से कोई सामान भारत के अंदर बेचेगी तो पहली बात उसको भारत के अंदर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, आप ज़्यादा नहीं बेच सकते हैं। और अगर आप भारत के अंदर आके बेच भी रहे हैं तो भारत इंपोर्ट ड्यूटी आपसे भयानक चार्ज करेगा। इससे क्या हो जाएगा कि जो विदेश का सामान है वो महंगा हो जाएगा। महंगा होने की वजह से अब लोग भारतीय सामान खरीदेंगे, इससे हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे। रुपयों का एक्सचेंज रेट कम किया जाए। अब रुपयों का एक्सचेंज रेट कम क्यों किया जाए? सभी लोग तो कह रहे हैं कि अगर आपको मान लीजिए अमेरिका को कोई बना हुआ सामान है, अमेरिका ने उसको डॉलर में बनाया, अब वो इंडिया के अंदर आके बेचेगा तो उसको रुपया में बेचना पड़ेगा। तो अगर उसके लिए एक्सचेंज रेट हमने कम कर दिया तब तो अमेरिका भयानक सामान लेके आएगा। बहुत लोग कहते हैं एक्सचेंज रेट कम क्यों किया गया? अब देखिए इसके अंदर भारतीय जो पूंजीपति थे उसमें ध्यान में रख के किया गया था। भारतीय व्यक्ति जब बाहर कुछ बेचने जाएगा तो उसको इंडियन रुपी से जो वहाँ की करेंसी है उसको कन्वर्ट कराने में कम पैसा लगे, इसीलिए एक्सचेंज रेट कम करने कहा गया था। ठीक है, तो ये थी किसान की बातें और पूंजीपति की बातें। अब हम समझते हैं कि आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए ऐसा गांधी जी ने क्या लिखा था कि पूरी आम जनता भारत की गांधी जी के साथ। अब हम लोग देखते हैं कि आम जनता के लिए 11 सूत्रीय मांगे के लिए क्या लिखा गया था। पहली चीज, सिविल सर्विसेज और जो सेना के ऊपर अंग्रेज सरकार खर्च करती थी उसके अंदर 50% की कमी लाने के लिए कहा गया था गांधी जी द्वारा। देखिए उस समय जो सिविल सेवक होते थे वो अक्सर नहीं, आप कह सकते हैं 98% ब्रिटिश होते थे। अगर कोई भारतीय चाहता है कि वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे तो उनको लंदन जाना पड़ता था, और आज के डेट में अगर कोई आम व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता लंदन जाना, तो उस समय क्या कोई व्यक्ति लंदन जा पाता था? कोई भारत से नॉर्मल फैमिली का लंदन नहीं जा पाता था। इसीलिए सिविल सेवक ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज होते थे। और सेना के अंदर देखिए अधिकतम सेना भारतीय होती थी, मतलब सेना के अंदर लगभग कुछ 6:4 का रेशियो था, मतलब आप इसको 3:2 मान सकते हैं। इस रेशियो के अंदर भारत की सेना थी, मतलब जिसके अंदर हर 5 में से 2 सैनिक अंग्रेज होगा, 3 सैनिक भारतीय होंगे। पर इसके अंदर क्या होता था कि जो सेना होती थी वो भारत के अंदर ज़्यादा रहती ही नहीं थी, क्योंकि ब्रिटेन का एरिया बहुत बड़ा है, ब्रिटेन बहुत जगह के ऊपर अपना कब्जा करके रखा है, तो भारतीय सेना भेजते थे तो ये लोग अफ्रीका के अंदर वहाँ का जो विरोध हो रहा है उसको शांत कराओ जाके। इसीलिए जो सेना थी भारत की वो भारत के लिए काम नहीं करती थी, और इसीलिए गांधी जी कह रहे थे कि जब ये भारत के लिए काम ही नहीं कर रहे तो इसके ऊपर इतना खर्चा करके मतलब क्या है? इनका 50% की कमी करो इनके खर्चे के ऊपर। इनके ऊपर खर्चा ज़्यादा होता है, इनका खर्चा भारत के टैक्स से आता है, भारत की आम जनता के टैक्स से। भारत की आम जनता टैक्स भरते भरते अपना खून जला देती है, इसीलिए टैक्स कम करो ताकि जनता थोड़ा आराम से रह सके। नशीली वस्तुओं पर रोक। देखिए अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के अंदर बहुत खराब आदत लगा दी थी। भारत के अंदर वो लोग दारू सीधा खुल्ला बेचना शुरू कर दिए थे, और इसीलिए भारतीय लोग दारू के नशे में रहते थे, शराब के नशे में रहते थे। वो लोग देश के विकास के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते थे। आज के दिन में जब लॉकडाउन का प्रकोप चल रहा था, जब कोरोना चल रहा था, उस समय जब लॉकडाउन चल ही रहा था तब दारू की दुकानें शुरू कर दी गई थी। देखिए दारू से ना जो सरकार होती है उसको टैक्स अच्छा खासा मिलता है, तो सरकार पहले अपना रोजगार देखती है, चाहे वो आज की हो चाहे वो अमेरिका मतलब ब्रिटेन वाली सरकार हो। हमेशा सरकार पहले अपना रोजगार खोलती है, सरकार को कुछ नहीं लेना देना है आम जनता से। जब तक आम जनता सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाएगी तब तक सरकार मान लीजिए कुछ नहीं करेगी, वो अपना फायदा देखेगी बस। आज भी वैसा ही होता है। राजनीतिक बंदी रिहा करो। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, जब प्रिंस ऑफ वेल्स आया था तो उस समय ज़्यादातर जो भारत के बड़े नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया था। तो गांधी जी ने कहा कि ये जो राजनीतिक लोग हैं इनको रिहा करो, ये लोग आएंगे खड़े होंगे इलेक्शन के अंदर, तभी तो इलेक्शन वगैरह डेमोक्रेसी बनी रहेगी ना। अगर इलेक्शन होगा तो ये भी आम जनता के फेवर में हो गया। और शस्त्र कानून में परिवर्तन करो। शस्त्र कानून का मतलब है वेपन एक्ट या लॉ। इस एक्ट के अंदर क्या होता था कि जो भारतीय लोग होते थे उनको जो बंदूक वगैरह या कोई भी हथियार लेना है तो उसका जो लाइसेंस होता था बड़ी ही मुश्किल से मिलता था। लाइसेंस लेने के लिए हमको
दफ्तर वगैरह जाना पड़ता था। दफ्तर के अंदर अंग्रेज बैठे हैं और अंग्रेज भारतीयों को तो कुछ समझते ही नहीं थे। भारत के अंदर अगर कोई हथियार चाहता है आत्म सुरक्षा के लिए भी, तब भी उसको हथियार नहीं मिलते थे। ठीक है, आप कहेंगे कि जब गांधी जी अहिंसक थे तब उनको हथियार की क्या जरूरत है, हथियार तो हिंसा का रूप होगा। पर देखिए, हथियार कई बार आत्मरक्षा के लिए जरूरी होता है। अंग्रेज तो आपके ऊपर गोली चला रहे हैं, उस समय डकैती वगैरह बहुत होती थी, गांव के गांव लूट लिए जाते थे, तो इसीलिए आपको आत्म सुरक्षा के लिए जो है कि बंदूक की जरूरत पड़ती थी। तो इसीलिए उन्होंने शस्त्र कानून में परिवर्तन लाने के लिए कहा था। यह 11 बातें जो थी यंग इंडिया के अंदर छाप दी गई थी और उसके साथ जो अन्य अखबार थे उसमें छापी गई थी। यंग इंडिया गांधी जी द्वारा चलाया गया अखबार था। अगर आप देखेंगे इंडियन लीडर के कुछ बड़े अखबार, तो एक गांधी जी का यंग इंडिया, एक केसरी जो कि लोकमान्य तिलक जी का था, और इस हिस्से तक आते आते लोकमान्य तिलक जी का देहांत हो चुका था, और एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का था, बहिष्कृत भारत। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से याद आया कि आज ही उनकी पुण्यतिथि है। कुछ लोग नफरत करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से, पर मुझे उम्मीद है कि आप में से कोई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रति निंदा या कोई भी नफरत नहीं करता होगा। वो व्यक्ति है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिसने भारत का संविधान रचा है। आपको कोई हक नहीं है आप उसकी निंदा करेंगे। चलिए छोड़िए, अब आगे देखते हैं हम। देखिए, जब इन्होंने अखबार के अंदर ये चीज़ें छाप दी तो भारत का हर आम युवा, हर नागरिक, हर औरत, हर व्यक्ति समझ चुका था कि गांधी जी हमारे हैं, वो हमारे लिए काम करेंगे। उन्होंने 11 मांगे रखी है, और ये सब चीज़ें तो अंग्रेज के न्यूज़पेपर में पढ़ते थे, पर अंग्रेज ये सब न्यूज़पेपर में छापने के बाद भी कोई उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई। तो गांधी जी ने वायसराय को भी 2 मार्च 1930 को वायसराय को एक चिट्ठी लिखी और उसके अंदर ये मांगे वापस एक बार पूरी ये क्लेरिफाई करके लिख दी थी। अब देखिए, गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया दांडी यात्रा से। सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह भी हम सविनय अवज्ञा आंदोलन समझ रहे हैं। इसको चालू कैसे किया जाए? इसके अंदर तो हमने बहुत सारी मांगे रखी हैं। इन मांगों में से सबसे पहली मांग को रख करके कैसे आंदोलन शुरू किया जाए? तो गांधी ने सोच विचार करने के बाद सोचा कि जो सॉल्ट एक्ट है, जिसके अंदर अंग्रेजों ने ये लिखा है कि भारतीय व्यक्ति सॉल्ट या नमक यानी कि नमक नहीं बना सकता है, उसको पहले तोड़ देते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की एक विशेषता थी कि इसके अंदर भारतीय लोग एक्ट वगैरह भी तोड़ रहे थे, जितने कानून थे मान ही नहीं रहे थे अंग्रेज के। तो दांडी यात्रा शुरू होती है 12 मार्च को, और सब कुछ प्री प्लान था पहले से। 12 मार्च को आपकी यात्रा शुरू होगी, 5 अप्रैल तक आपकी यात्रा खत्म हो जाएगी। 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंच जाएंगे। देखिए, साबरमती आश्रम में गांधी जी हमेशा रहते थे, बहुत बड़ा आश्रम था साबरमती आश्रम। वहां से चल करके दांडी जाने वाले थे। दांडी गुजरात के निचले हिस्से में जगह है, जहाँ पर मतलब महाराष्ट्र का एरिया टच होता है, वहां से थोड़ा ऊपर है दांडी। दांडी आता है समुद्र के किनारे। साबरमती से दांडी जाने वाले थे गांधी जी। 12 मार्च को साबरमती से चलने वाले थे, 5 अप्रैल को पहुंचने वाले थे दांडी में। ये सब बात चल रही है 1930 के समय की। तो 24 दिन का टोटल मतलब 24 दिन टोटल थे जिसके अंदर गांधी जी चलने वाले थे। टोटल अगर आप दूरी देखेंगे साबरमती से दांडी की, वो है 240 मील। तो गांधी जी ने कहा कि 10 मील हर एक दिन चलेंगे, तो 24 दिन के अंदर 240 मील हम कवर कर लेंगे। सुबह 5 मील चलते थे, शाम को 5 मील चलते थे, दोपहर में किसी गांव के अंदर आराम करते थे। थोड़ा खा पी के आराम करने के बाद वहां के लोगों को स्पीच भी देते थे, मोटिवेट करते थे और अपने साथ ले चलते थे। पूरा भीड़ एक गांधी जी के साथ आगे चल रही थी। साबरमती आश्रम से भी 78 फॉलोअर्स निकले थे। साबरमती आश्रम बहुत बड़ा आश्रम था, उसमें से 78 फॉलोअर गांधी जी के साथ दांडी यात्रा के अंदर निकले थे। जब ये यात्रा चल रही थी तो अमेरिका का एक पत्रकार आया था जिसका नाम था वेब मिलर। उसने अमेरिका के पत्रकार के अंदर भी, यहाँ अमेरिका के न्यूज़पेपर के अंदर इस वेब मिलर पत्रकार ने ये सब चीजें छापी थी दांडी यात्रा की। तो एक क्वेश्चन बनता है, वेब मिलर कहाँ का था? तो वो था अमेरिका का पत्रकार था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जब दांडी यात्रा चल रही थी तो उस समय सर्वाधिक सत्याग्रही वो होते हैं जो किसी भी सत्याग्रह के अंदर भाग लेते हैं, उसे कहते हैं सत्याग्रही। सत्याग्रह मतलब होता है सत्य की राह पर चलना, उसे कहते हैं हम सत्याग्रह। और सत्याग्रह के अंदर जो भी भाग लेता है उसे हम कहते हैं सत्याग्रही। तो सबसे ज्यादा सत्याग्रही आए थे गुजरात, राजस्थान, यूपी से। गुजरात क्योंकि गांधी जी गुजरात से बिलोंग करते हैं, सबसे ज्यादा लोग तो वहीं से रहेंगे।
दूसरी बात राजस्थान के लोग भी ज़्यादा थे, और यूपी भी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, इसीलिए यूपी के लोग भी बहुत सारे इस यात्रा के अंदर आए थे। सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी की इस दांडी यात्रा का तुलना किया था नेपोलियन की अल्बा से पेरिस तक की यात्रा का। नेपोलियन एक व्यक्ति था जो कि अल्बा से पेरिस की यात्रा किया था। नेपोलियन फिलहाल अभी मैंने इसको समझा था, नेपोलियन अगली वीडियो में कभी समझेंगे। नेपोलियन अपने आप में एक विषय है, उसको अगली वीडियो में कभी समझेंगे। सो सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी की दांडी यात्रा का कंपैरिजन किससे किया? नेपोलियन की अल्बा से पेरिस तक की यात्रा का। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब 5 अप्रैल 1930 को जब गांधी जी दांडी पहुंच गए तो वहां पे पत्रकार को गांधी जी ने अपना संदेश दिया। वो था कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई है, मैं दुनिया की सहानुभूति चाहता हूँ। ये गांधी जी के शब्द हैं। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई है, अंग्रेज बहुत बड़ी शक्ति है, उसके विरुद्ध हमारा अधिकार है, हमारे मौलिक राइट है, उसकी लड़ाई है ये। मैं दुनिया की सहानुभूति चाहता हूँ, मैं पूरी दुनिया में पीस चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ। ये गांधी जी ने 5 अप्रैल को एक पत्रकार को दिया था। पत्रकार को हमेशा इसलिए कह देते थे क्योंकि पत्रकार पूरे देश के जो न्यूज़पेपर आते थे उसके अंदर छाप देते थे, उससे पूरा देश गांधी जी के विचार को जान लेता था। अब 6 अप्रैल 1930 को तोड़ना था सॉल्ट एक्ट, तो 5 अप्रैल की शाम को पहुंचे। सुबह 6 अप्रैल को उठे 6 बजे गांधी जी, 6:30 बजे जाकर के जो नमक था उसको इवेपोरेशन करा दिए, नमक बन गया। और उसके बाद वायसराय को हाथ हिला के बता दिया नमक बन गया है, हमने आपका सॉल्ट एक्ट तोड़ दिया है। गांधी जी के सॉल्ट एक्ट को ब्रेक करने के बाद पूरे देश के अंदर यूनिटी देखने को मिली और पूरा देश एक होकर के ब्रिटेन के खिलाफ यानी कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ विरोध करने के लिए उतर गया था। गांधी जी ने कहा कि आप सभी लोग अपने बिहाफ के ऊपर, यानी कि अगर महाराष्ट्र के अंदर कोई लीडर है तो वो लीडर अपने एरिया के अंदर आंदोलन शुरू कर दो अंग्रेजों के खिलाफ। तो उस प्रकार देखा जाए तो तमिलनाडु के अंदर सी राजगोपालाचारी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया गांधी जी के कहने पर। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, पर तमिलनाडु के अंदर उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत सीवियर चलाया था सी राजगोपालाचारी ने। जब भारत के अंदर पहली बार भारत रत्न दिया गया था तो 3 लोग को दिया गया था, उसमें से सी राजगोपालाचारी का नाम भी था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर मुस्लिम तटस्थ रहे थे। हालांकि मुस्लिम जो कांग्रेस के अंदर थे वो तो काम कर ही रहे थे, पर जो मुस्लिम लीग के अंदर मुस्लिम थे वो तटस्थ रहे थे, क्योंकि इसके अंदर किसी भी अन्य देश पाकिस्तान की बात नहीं की गई थी। ठीक। अब देखिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर मतलब खैबर पख्तून के एरिया के अंदर गांधी जी के एक बहुत लॉयल फॉलोअर थे, एक भक्त थे गांधी जी के, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये पहले व्यक्ति हैं जिनको विदेशी होकर के भारत रत्न दिया गया था। एक ये है और एक नेल्सन मंडेला थे जो कि साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, इन्होंने गांधी जी के बिहाफ के ऊपर अपने एरिया में खुदाए खिदमतगार नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जो कि अंग्रेज सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करता था। जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे तब इन्होंने पेशावर को जीत भी लिया था। पेशावर के अंदर जो सरकार बैठी थी अंग्रेज, उसको भगा दिया था और पेशावर के अंदर खुदाए खिदमतगार का वर्चस्व देखने को मिला था। पर दुख की बात यह है कि बस एक हफ्ते के लिए ही पेशावर खुदाए खिदमतगार के पास था। एक हफ्ते बाद जब ब्रिटिश सरकार पूरी ताकत के साथ आई तो पेशावर खाली करके इनको जाना पड़ा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार उस समय बहुत ज़्यादा पावर के साथ आई थी। ठीक है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान हो गया। और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो उसके अंदर महिलाओं का भयानक पार्टिसिपेशन देखने को मिला। इस समय में पूरे देश की महिलाएं, पूरे देश के दलित, पिछड़ी जात, अन्य पिछड़ी जात जितने भी लोग हैं, ट्राइबल जो भी लोग हैं, सभी लोग गांधी जी के कहने पे सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर एक साथ आ गए थे और भारत आज़ाद होने के लिए एक अच्छा कदम उसके अंदर उठाया था। हालांकि भारत इससे आज़ाद नहीं हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट भी एक बार चलाना पड़ा था। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद हम क्विट इंडिया मूवमेंट भी समझ लेंगे,
अगली वीडियो के अंदर, या फिर कभी सविनय अवज्ञा आंदोलन तो इस वीडियो के अंदर खत्म हो चुका है। उम्मीद है आपको खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं तो इसको किसी किताब से समझ लीजिएगा, तो आपका रिवीजन अच्छी तरह से हो जाएगा। अगली वीडियो के अंदर किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।